सुप्रभात, नमस्कार, पुनः स्वागत है बच्चों आप सबों का हिंदी की कक्षा में। आज हम इस कक्षा में आरोह भाग 2 में संकलित कवि कुंवर नारायण जी की कविता बात सीधी थी पर पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आपको मैंने इनकी एक और कविता आपको पढ़नी थी, कविता के बहाने, वो मैं बता चुकी हूँ। तो आइए आज उनकी दूसरी कविता को हम आज पढ़ें, बात सीधी थी पर। यह जो कविता है वह कोई दूसरा नहीं, काव्य संग्रह में संकलित है। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। तो कुछ इसी प्रकार के भाव इस कविता में आपको देखने को मिलेंगे। तो सर्वप्रथम हम कविता का पाठ करते हैं, तत्पश्चात हम उसकी व्याख्या देखेंगे। बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा के बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। तो आइए अब हम व्याख्या देखें। प्रस्तुत कविता कुंवर नारायण जी द्वारा रचित है। कुंवर नारायण आधुनिक युग के जाने माने कवि हैं। प्रस्तुत कविता जो है वो आधुनिक कविता है, और इस कविता के माध्यम से कवि जो है वो हमें यह बताना चाहते हैं कि कई बार हम अपनी बात को, साधारण सी बात को भी किसी कविता के माध्यम से या फिर मौखिक रूप से किसी से कहना चाहते हैं, परंतु होता यह है कि हम अपनी भाषा को इतना पेचीदा बना देते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि हम भाषा के चक्कर में पड़ जाते हैं कि हमें बहुत ही अच्छी भाषा में या क्लिष्ट भाषा में उस बात को कहनी है ताकि हमारा प्रभाव बना रहे, और इस चक्कर में फंसकर जो बात का मूल है वही समाप्त हो जाता है और बात बहुत ही पेचीदा होता चला जाता है। बहुत प्रयत्न करने पर भी किसी तरह इधर उधर घुमा फिराकर बात बन जाए, हम इसका प्रयास निरंतर करते हैं, परंतु इससे बात और कविता में बहुत अधिक क्लिष्टता आती चली जाती है। तो यहाँ कवि आपको यह बताने का प्रयास कर रहे हैं इस कविता के माध्यम से कि किसी भी बात की, साधारण सी बात की अभिव्यक्ति करनी हो या फिर हमें कोई कविता कहनी हो किसी भाव को लेकर, तो हमें भाषा के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। कवि यहाँ कहते हैं कि जब भी कोई बात वो कहने लगते हैं, शब्द जाल में उलझकर उसकी बात और भी उलझ जाती है। अपने कथ्य की विभिन्न कठिनाइयों को धीरता से समझे बिना वह उलझन को और अधिक उलझाता जाता है, और भाषा के प्रयोगों पर सुनने वाले कथ्य को समझे बिना ही शब्द चयन पर ही शाबाशी देने लगते हैं तथा शब्दाडंबर की प्रशंसा करने लगते हैं। परोक्ष रूप से कवि कलावाद के हिमायतियों पर इन पंक्तियों में व्यंग कर रहे हैं। यहाँ एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि कवि ने यहाँ पर कलावाद के हिमायतियों पर व्यंग किया है। तो ये कलावाद के हिमायती कौन है और उन पर किस प्रकार उन्होंने व्यंग किया है, इस बात को समझना अति आवश्यक है। कवि जिस वर्तमान समय में
कविता लिख रहे थे। उस दौर में कलावाद के कुछ हिमायती ऐसे थे जिनका मानना था कि कविता अगर क्लिष्ट भाषा में की जाए तो वह कविता अधिक सफल है। तो यहाँ पर कवि ने उन्हीं कलावादी या कला प्रेमियों पर व्यंग किया है और वो कहते हैं कि मैं उन्हीं के चक्कर में फंसकर, या फिर यूं कह लीजिए कि कोई भी कवि उस शाबाशी के चक्कर में फंसकर क्लिष्ट भाषा में अपनी बात कहना चाहता है या कविता करता है तो वो स्वयं तो उस चक्कर में फंसता ही है, और जो कला प्रेमी हैं, जो पाठक वर्ग हैं, उन्हें भी वो शब्द जाल समझ में नहीं आता और बस क्लिष्ट शब्द सुनकर शाबाशी देना प्रारंभ कर देते हैं। और इसी शाबाशी में वो समझ बैठते हैं कि कविता जो है वह सफल है। तो इस बात की ओर उन्होंने इन पंक्तियों में इशारा किया है। तो आइए अब हम आगे की पंक्तियां देखें। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चोरी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? कवि जो है इन पंक्तियों में कहते हैं कि जब उससे उसकी बात स्पष्ट नहीं हो सकी और भी अधिक उलझती चली गई, तो उसने उसे उसी स्थान पर वैसे ही छोड़ दिया जैसे पेंच की चूड़ियां मर जाने पर उसे कील की तरह उसी स्थान पर ठोक दिया जाता है जहां से वह निकल नहीं पाता। यहाँ कवि ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है कि एक तो कवि शब्द जाल में फंसकर वो क्या समझाना चाह रहे हैं उस बात में उलझ गए, और जो पाठक वर्ग है उन्हें भी वह बात समझ में नहीं आई। तो कवि जो है वो जिस प्रकार हम किसी दीवार में जब कील ठोकते हैं तो वो कील नहीं अंदर की ओर जाता और धीरे धीरे वो बार बार घिसने से उसकी जो चूड़ी है, उसका जो पेच है, वह धीरे धीरे खराब होने लगता है और कील ठोकने वाला व्यक्ति उलझकर क्या करता है कि जबरदस्ती दीवार पर कील उसी जगह पर किसी तरह ठोक देता है। अब आगे वो कहते हैं कि आडंबर पूर्ण शब्दावली से वाह वाही तो मिल जाती है परंतु बात स्पष्ट नहीं हो पाती। एक शरारती बच्चे के समान मुझसे खेलने वाली बात ने मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा कि क्या मैंने भाषा को सहजता से व्यवहार में लाना नहीं सीखा है। अब यहाँ कवि देखिए फिर एक बच्चे का उदाहरण लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं घोर परिश्रम कर रहा था अपनी बात को कहने की, परंतु मैं तो शब्द जाल में फंस गया था। तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी शरारती बच्चे ने मेरे इस परिश्रम पर मुझे पसीना पोंछते हुए देखकर मुझसे एक साधारण सी बात उसने पूछी कि क्या मैंने भाषा को सहजता से व्यवहार में लाना नहीं सीखा है। तो ये व्याख्या हो गई। अब हम संपूर्ण कविता में जो विशेष बातें हैं उसको देखेंगे। इन पंक्तियों में अमूर्त बात का मूर्त रूप में वर्णन हुआ है, मुहावरों का भी सटीक प्रयोग है, हिंदीतर शब्दों का प्रयोग है, बिंब योजना भी है। यहाँ पर बात का मानवीकरण किया गया है। भाषा सरल और व्यवहारिक है। भाषा में भावानुकूल प्रयोग का महत्व भी दिखाया गया है तथा कविता की रचना जो है वह मुक्त छंद में की गई है। धन्यवाद।